बैठिए। चलिए पहला सवाल देखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेष को खोजा था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, के ए कनिंघम, दयाराम साहनी। बता दीजिए। इसका सही आंसर आ रहा है ए कनिंघम। क्या होगा? एक रुको, सवाल पहले सुन लीजिए। वो तो दयाराम साहनी होबे करेगा, लेकिन आज हम मारेंगे ये भी, है ना? समझिए, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष को खोजा के कनिंघम। याद रखिएगा, 1872 में अवशेष को खोजा, जबकि 1921 में, याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाया था। तो हड़प्पा की खुदाई करवाया था कौन? कब करवाया था? 1900। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाया गया किसके द्वारा? किसके द्वारा? जबकि याद रखेंगे, इसके अवशेष का पता लगाया था कौन? ए कनिंघम। कौन? कौन? तो अवशेष को खोजा कौन था? और हड़प्पा की खुदाई कौन करवाया था? दयाराम साहनी। कब करवाया था? अब कनिंघम खोजा कब था? 1800। 1800। 1800 के ए और दयाराम साहनी कब? 1900। क्लियर? आंसर क्या होगा? क्लियर? यह कुलदीप यादव का चाइना में। बात समझा? हल्के हल्के पूछता है मास्टर, है ना? पूछा था हड़प्पा के खोजा था, है ना? रात भर पढ़ के लुसेंटवा आया है। रात भर लुसेंट पढ़ के आया। दयाराम हड़प्पा की खोज, हड़प्पा की खोज, हड़प्पा की खोज मंत्र पढ़ रहा है। हड़प्पा के खुदाई किया था ये। अब खोजा पहले था कौन? ए कनिंघम। क्लियर? हमको पता था कि क्वेश्चन क्या सेट करना है। देखिए, पेपर मेरा खुद तैयार होता है, खुद हम 1 घंटा इसके लिए हम कोई क्लास नहीं लेते हैं। आप समझ सकते हैं, 9 से 10 हम इसका कोई क्लास नहीं लेते हैं, और 9 से 10 इसका पेपर देखिए तैयार होता है ना? अब पेपर देखिए मेरे पैकेट में होता है और पूरा अपडेट होता है, ऑप्शन चेंज होता है। ये नहीं कि मैं वही ऑप्शन दे दिया, ऐसी बात नहीं है, ऑप्शन चेंज होगा। अब देखिए कहां कहां आप लोग गलती करेंगे, सो देख लीजिए, है ना? तो पहला तो क्लीन बोल्ड, आप पहला विकेट गिरा है ऑस्ट्रेलिया का, है ना? तो ए कनिंघम। क्लियर? नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल की ओर चलिएगा। यूट्यूब पर अगर मैं पढ़ाऊं ना ये क्वेश्चन, अधिकतर लौंडा कमेंट बॉक्स में लिखेगा मास्टर गलत पढ़ाया है, क्योंकि लुसेंट एजेलेक्स सुतता है और सीधे लिख देगा, लेकिन जब वो पढ़ेगा जाके अंदर तक तो उतना पढ़ेल के तैयार है। पढ़ेल तैयार के है, यहां तो सामने है, तो मैं बता भी रहा हूं कि जाके आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहां तो सामने होता है लड़का, तो भाव हमारा समझ गया, लेकिन यूट्यूब पर लिखेगा गलत गलत गलत, 1901 दयाराम साहनी, 1901 दयाराम साहनी, कमेंट बॉक्स में लिख देगा, है ना, कि आपने इसको गलत पढ़ाया है। क्योंकि बेचारा उसकी गलती नहीं है, वो लुसेंट रामायण छोड़ के उसको महाभारत पता ही नहीं है। अब लुसेंट में जैसे जैसी हम पढ़ाए ना, तुरंत रात में आनन फानन में उठा, मोमबत्ती दिया, लालटेन सब जला दिया, अब उल्टा, नहीं तो मोबाइल मुंह में लेके उलट रहा है। मास्टर भाई गलत पढ़ाया, है ना? अच्छा, दयाराम साहनी ने 1921 में जो है ना इसकी खुदा देखा, है ना? तुरंत कमेंट बॉक्स में। बात समझे? तो इस तरीके से कितना, अब उतने उतने लाखों लाख लड़के हैं यूट्यूब पे, कौन उतना पढ़ता है बेवकूफ कहीं का? यहाँ तो मैं तो बता दिया वेरीफाई करके, वहां कौन देखता है? वहां सीधा दयाराम साहनी याद रखा है। तो बात समझिए, है ना?
अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ये लीजिए। चलिए, कहता है निम्नलिखित में प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसमें बताइए, मौर्य, नंद, पल्लव, गुप्त। सबका गलत है। मौर्य कितने लोग लगाए, हाथ उठाइए। मौर्य, जो भी लगाए हाथ उठा दीजिए। मौर्य, देखिए यही ना, सबसे पहला कौन होगा? नंद। क्योंकि याद रखेंगे, धनानंद को कौन हराया था? चंद्रगुप्त। तो धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त। तो यह स्पष्ट है कि पहले कौन होगा? नंद। कौन? उसके बाद कौन? कौन? क्लियर? उसके बाद, उसके बाद क्लियर। चलिए, तो पहला कौन? नंद। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता था? किसके? शाहजहां। कौन? और सबसे घटिया किसको? तो स्वर्णिम काल किसके समय? अब देखिए लड़का कहां फंसेगा। पहला तो अकबर पर जाएगा नहीं, बोलेगा इसका स्वर्णिम काल नहीं था, ये तो बड़ा गंदा था। जहांगीर पर जानेगा, इसको बहुत बड़ी तो नूरजहां के चक्कर में रहता था, है ना, है ना, इसको हटाओ, है ना। अब लड़का टिकता है कहां पे आके? अकबर और शाहजहां। ये दोनों ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा आपके ब्रेन पर दबाव बनाता है ना, शाहजहां अकबर, शाहजहां अकबर, शाहजहां अकबर, मार अकबर, है ना। अकबर इसलिए क्योंकि अकबर के बहुत सारे कार्य थे। अब लड़का ये दोनों ऑप्शन में आके, वो भी कौन? जो बढ़िया लड़का, थोड़ा पढ़ा लिखा, वो बाकी बकलोल बात कुछ हो मार देगा। मार, शुरू में अकबर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, मार दिया, है ना। लेकिन जो बहुत तेज लड़का है, जो मेरिट में जाके छटेगा, जो मेंस में जाके छटेगा, वो अकबर और शाहजहां पर आके पेंडिंग होगा। ये दोनों में वर्चस्व की लड़ाई होगी ऑप्शन को लेकर, और यहां पर लड़के मार खाएंगे। तो होता क्या है कि यहां से 20 गुना ज्यादा प्रेशर आपको एग्जाम सेंटर पे होता है, और प्रेशर के कारण लड़के आवेश में आके लगता है कि अकबर के तो बहुत कार्य थे, अकबर सबसे ज्यादा शासन भी किया है। देखिए मन में तरह तरह की भावनाएं जगती हैं। अकबर सबसे ज्यादा, मुगल इंपायर में सबसे ज्यादा शासन किया है अकबर, तो बहुत तरह के भावना आता है और अकबर पे ऑप्शन चला जाता है। लेकिन जब आप परफेक्ट अगर सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार टेस्ट मार रहे हैं, तो आपको जो हमने सुनाया बताया, इससे क्या होता है, आपके अंदर पूरा आप सुन रहे हैं तो आपको बहुत दिन तक याद रहेगा, और लगेगा कि नहीं चलो 100% क्या हो जाएगा, शाहजहां। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अगर इस तरह से आप कंटिन्यूटी करते हैं तो आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा, शाहजहां। क्या याद रखेंगे? वास्तुकला सबसे ज्यादा चरम पर किस पर था? शाहजहां के समय। किसके समय? क्योंकि याद रखेंगे बहुत सारे मकबरा का भी निर्माण करवाया था कौन? शाहजहां। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। चलिए, छत्रपति शिवाजी के माता का नाम क्या थी? क्या याद रखेंगे? इनका जन्म हुआ था 1630 में। कब हुआ था? शिवनेर किला। कौन किला? शिवनेर किला में इनका जन्म हुआ था। कब बताइए? 1630। किनका? छत्रपति शिवाजी। इनके पिताजी का नाम था, याद रखिएगा, शाहजी। क्या नाम था? शाहजी भोसले। शाहजी किनके पिता का नाम? शिवाजी का। और माता का नाम क्या था? क्या नाम था? जीजाबाई। माता का क्या नाम था? और याद रखिएगा, दो पुत्र हुए संभाजी। कौन? संभाजी महाराज। कौन महाराज? और राजा राम। क्या नाम था? तो दो पुत्र हुए, कौन कौन बताइए? तो संभाजी और किनके पुत्र थे? शिवाजी। किनके? जन्म कब हुआ? 1900। कौन किला? सॉरी 1630। कौन किला? शिवनेर। कौन किला? और पिता का नाम और माता का नाम? तो इनका जन्म हुआ था 1630। कब हुआ था? किनका जन्म? शिवाजी महाराज। क्लियर? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे।
महात्मा गांधी निम्न में से किस में भूख हड़ताल किया था? किस में? याद रखिएगा, अहमदाबाद। कौन? तो अहमदाबाद आंदोलन में इन्होंने भूख हड़ताल किया था। क्या किया था? और ये अहमदाबाद याद रखेंगे मजदूरों के लिए, टेक्सटाइल मिलों के लिए ये था 1918। 1900 चंपारण करके गए कब? 1917। तो सफल सत्याग्रह कौन था? चंपारण। चंपारण के बाद मजदूरों के लिए जो आंदोलन किया था कौन? 1918। और कौन आंदोलन किया था? अहमदाबाद में भूख आंदोलन, भूख हड़ताल। कौन हड़ताल? जबकि खेड़ा याद रखेंगे कौन सा? सबसे बड़ा किसान आंदोलन पूछेगा तो कौन हो जाएगा? किसान आंदोलन था गांधी का। कौन सा? खेड़ा। कब हुआ? 1918। और मजदूर के लिए आंदोलन था कौन सा? मजदूर के लिए कौन सा? अहमदाबाद मिल किसके लिए था? मजदूर के लिए। और किसान के लिए कौन था? अब पूछ देगा कि बताइए किसान आंदोलन गांधी ने किया था किसके लिए? कौन आंदोलन? खेड़ा। कौन? और मजदूर आंदोलन? मजदूर। और नील किसान आंदोलन कौन था बताइए? चंपारण। कौन किसान? नील किसान। तो नील किसान आंदोलन कौन था? चंपारण। कौन था? और असहयोग आंदोलन। कौन आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन गांधी के द्वारा चला गया था कब? 1920। 1900 कौन आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन कब? और किसान आंदोलन या खेड़ा आंदोलन? चलिए, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन और नील किसान आंदोलन। नील किसान आंदोलन जिसे चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? बी। क्लियर? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। हाँ, ये तो देखो, मुस्लिम लीग का प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? 1906 ना। 6 कितना लोग लगाए? हाथ उठाओ। कोई नहीं, कोई तो जरूर होगा जो लगाया ही होगा। कसम से। ए तू हाथ डाउन कर, चेक सट। कौन कौन? कोई भी लगाए होंगे? हाथ उठाइए। सत्य तरीके से उठा दीजिए, आज के बाद क्लियर क्लियर हो जाए। देखिए, ये गलत है ना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो स्थापना कब हुई? और इसकी स्थापना हुई थी ढाका में। कहां? और किया था समीमुल्लाह खां। कौन? समीमुल्लाह खां। और इसका पहला अध्यक्ष जो था, अध्यक्ष जो था वो था आगा खां। कौन था? आगा खां। किसका? मुस्लिम लीग। किसका? जबकि याद रखेंगे 1907 1907 में मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कराची में हुआ। कहां हुआ? कहां हुआ? तो बताइए, मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहां हुआ? कहां? कहां? जबकि दूसरा अधिवेशन 1909 में हुआ अमृतसर। कहां? कहां हुआ? और इसी अमृतसर में इसने पृथक निर्वाचन का अधिकार क्या हुआ? मिला। तो याद रखेंगे जिसे मार्ले मिंटो। कौन सुधार? कौन सुधार? तो मार्ले मिंटो सुधार भी कब? और मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन अधिकार भी कब मिला? और ये इसका दूसरा मुस्लिम लीग अधिवेशन था। कहां? जबकि मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहां था? कब था? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? संस्थापक कौन था? समीमुल्लाह। 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 स्थापना कहां हुआ? ढाका। कहां? 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 अध्यक्ष कौन था? कौन? आगा खां। कौन? कौन? कंफर्म। तो आंसर याद रखिएगा आपका आ जाएगा 1909। 1900। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या कहता है? चलिए, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन होता है? कौन? कौन? ग्राम पंचायत। दिमाग लगा देगा, पंचायत में 2-3 गांव होता है,
तो हो सकता है कि गांव सबसे एक छोटा होता है, लेकिन याद रखेंगे यहां हो जाएगा क्या, ग्राम पंचायत। प्रधान कौन होता है, मुखिया जी, है ना, याद रखिएगा। चलिए, पंचायत का सबसे छोटा पार्ट होता है वार्ड। कौन कौन, कई वार्ड मिलकर पंचायत बनता है ना, कई वार्ड मिलकर क्या बनेगा, क्या। तो याद रखेंगे लोकतांत्रिक और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू कहां हुआ था, राजस्थान। कहां, क्लियर। आगे नेक्स्ट सवाल देखिए, यहां पर इजी लग रहा है, बात समझे ना, यहां पर बहुत इजी लगेगा, लेकिन याद रखें ग्राउंड पर दिक्कत होता है जब आप वहां स्पॉट पे पहुंचते हैं तब। यहां तो इजी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा बात यहां कोई प्रेशर होता नहीं है। वहां प्रेशर है 2 घंटे का, वहां प्रेशर है आपको कि लाइफ का क्या आज होगा, यही 2 घंटे में भाग का फैसला है। मेरे बहुत दिन के मेहनत का, 3 साल मैंने पटना में रहा, देखिए वो 3 साल का पटना का यादाश्त जाता है आपके साथ सेंटर पे, प्रेशर जाता है गांव समाज मोहल्ले का, वो प्रताड़ना, वो ताना, माँ बाप का सब साथ लेकर जाता है, और सब ब्रेन पर ऐसा लोड पड़ा कि जैसी सवाल आया लड़का के मन में तरह तरह का सवाल उठता है, क्या होगा, बहुत प्रेशर रहता है। इसलिए जितना प्रेशर से आप नॉर्मल यहां बना रहे हैं उतना प्रेशर से वहां नहीं रहता, वहां बहुत प्रेशर रहता है। चलिए सवाल आगे, और आज मेरा बुकलेट का डिस्कशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसे, अब लड़कबो उब गया है, देखते देखते चश्मा तश्मा लगा लिया है, नहीं हाँ लगातार चल रहा है तो देख रहा, लगातार गांव में भोज चलेगा, कत्ते खाएगा रे, हैं? रोज बाराती हो कत्ते जाएगा, हैं? लेकिन फिर भी जो है, जो जा रहा है वो ठीक है ना, हम दबाव, हमारे तरफ से कोई दबाव नहीं। निम्नलिखित में कानूनी अधिकार किसे होता है, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, किसको। आप पूछो कि निर्वाचन आयोग को क्यों कानूनी अधिकार होता है, क्योंकि ये संविधान इसको अधिकार दे रखा है, किसको, निर्वाचन आयोग को, किसको, ये इसलिए अधिकार दे रखा है क्योंकि ये चुनाव करवाता है, और अगर चुनाव करवाएगा और सत्ताधारी का अगर बात मानेगा, सरकार का बात मानेगा, तो कहियो चुनाव सफल होगा, जे सरकार में। इस लेकर जैसे ही याद रखिएगा, जैसे ही चुनाव होता है आचार संहिता लगता है, क्या लगता है, और सरकार का सारा कार्य क्या होता है, सीज हो जाता है, और सीज हो जाने के बाद 6 महीने उस आचार संहिता में याद रखेंगे सारे नेता, यहां तक कि नीतीश कुमार भी आम आदमी हो जाते हैं, ना तो ये एक योजना को पेश कर सकते हैं, नहीं तो अंतिम 6 महीना बचा, हारने वाला है, कर दिया ई पुल का निर्माण, वो पुल का निर्माण, उन्हें पुलिया निर्माण, उन्हें पुल निर्माण, उन्हें ये बना देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं बोलना है। और याद रखिएगा ये निर्वाचन आयोग के सारे अधिकारी के पास अपना अधिकार हो जाता है कि कौन डीएम को कहां भेजाना है। नहीं तो हो सकता है नीतीश कुमार का डीएम है नालंदा से है, बोलेगा सब टेंशन मत लीजिए, सब हम ठीक करवा देंगे, तुरंत निर्वाचन आयोग क्या करेगा, उसको वहां से हटाएगा, चलो किशनगंज चल जाओ, के बाहर निकल जाओ, है ना, किशनगंज जाएगा, और जब तक चुनाव होगा तब तक गमैये बुझे में लग जाएगा, कने कने कौन बक्सा धैल है ना, बात समझा। इस लेकर याद रखेंगे निर्वाचन आयोग एक, याद रखेंगे ऐसी संस्था, संवैधानिक संस्था है, क्योंकि वो पूरा का पूरा उसी पर निर्भर है सरकार, लोकतंत्र जनता का है, जनता द्वारा शासन के लिए है ना। तो ये साफ स्पष्ट है कि जो सबसे संवैधानिक पद है वो है निर्वाचन आयोग। कौन आयोग, कौन, और बताइए अभी निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। कौन, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, कौन, इस लेकर याद रखेंगे ये संवैधानिक क्या अधिकार देता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसको पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि नहीं करता है, कहता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल। कौन, कंफर्म है। देखिए राज्यपाल जो होता है ना, ये एक प्रकार का समझ लीजिए कि जो है ये
जो बहुमत में अभी जो सरकार है ना, जो बहुमत में लोकसभा में है, तो वही उसी पर निर्भर करता है कहां का कौन राज्यपाल बनेगा। अब है कि ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, इनको पांडिचेरी से हटा के भेज देगा कहां, त्रिपुरा का। सुनते होंगे RN रवि है ना, नागालैंड में थे, उसके बाद चले गए तमिलनाडु। तो जो सत्ताधारी होता है ना दल, जैसे मान लीजिए भी भारतीय जनता पार्टी है, तो लगभग लगभग राज्य में इसके द्वारा नियुक्त किया गया राज्यपाल मौजूद रहता है। जैसे अभी बिहार के राज्यपाल हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, तो लगभग लगभग याद रखेंगे। जबकि कानूनी प्रक्रिया द्वारा संवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति को इन्हें कि आप जो कह दीजिएगा ज्वाइन करवाया, तुम ठीक नहीं है, हमारी बात नहीं मानता, हटा नहीं सकते हैं। एक बार उसका चुनाव हो गया तो उसको याद रखेंगे संवैधानिक तरीके से, है ना। अगर वो गलती नहीं कर रहा है तो आप उसको हटा नहीं सकते हैं, और अगर बहुत गलती कर दिया, अति कर दिया, तो क्या महाभियोग लगा के इसको हटाया जा सकता। ऐसे आप हटा, उपराष्ट्रपति का भी कंडीशन संवैधानिक तरीके से है, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी संवैधानिक तरीके से हटेंगे। इन्हें की जो है जैसे तैसे आप उसको हटा देंगे, क्योंकि वो प्रोसेस से जाता है। जो सीनियर होता है, जैसे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ अभी हटेंगे, तो अभी जो उनके नीचे जो होंगे वही वहां पर जाके क्या होंगे, उनकी नियुक्ति होगी। इन्हें की कोई नॉर्मल जाके वहां पर जाके ये होगा, तो ये भी एक संवैधानिक पद है। जबकि राज्यपाल याद रखेंगे संवैधानिक नहीं है, ये स्पष्ट रूप से हाँ राष्ट्रपति के निगरानी में ये राज्य और केंद्र के बीच एक कड़ी का काम करता है। कौन? राज्यपाल। कौन? ये सारे के सारे रिपोर्ट देता है दादा को, मतलब राष्ट्रपति को। जहां बिहार में कुछ हुआ, जैसे बिहार में जैसे कुछ हुआ, तो गवर्नमेंट तो याद रखेंगे, मान लीजिए कि बिहार में RJD या JDU की सरकार है, लेकिन याद रखेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राज्यपाल यहां नियुक्त किया गया, तो जहां कुछ होगा तो तुरंत जो है कॉल करेगा, देखिए यहां गड़बड़ हो रहा। अब राष्ट्रपति तुरंत जो है ना, राष्ट्रपति और ये आपका राज्यपाल, ये दोनों के बीच बात होगा। अगर राज्य में याद रखेंगे कानून व्यवस्था बेहतर ढंग से नहीं चलेगा, गड़बड़ा रहा है, तो राष्ट्रपति तुरंत अध्यादेश जारी करेगा, बोलेगा राज्यपाल के रे तो कि हाँ लगाओ राष्ट्रपति शासन, है ना, तुरंत क्या लग जाएगा। अगर राज्य का याद रखेंगे सत्ता चलाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि मणिपुर घटना, कौन घटना, मणिपुर घटना में मान लीजिए कि एकदम जो है राज्य सरकार जो एकदम, क्योंकि राज्य सरकार सत्ता के लिए होता है, अगर जातीय विवाद हो गया था मणिपुर में, बिहार में, अगर संभल नहीं रहा है, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के इशारे पर राष्ट्रपति मिलकर क्या करेगा, यहां पर क्या लगा देगा, या राष्ट्रपति को ही पावर रहता है, क्योंकि केंद्र सरकार भी इसमें इन्वॉल्व नहीं लेगा, राष्ट्रपति को पावर होता है कि क्या कर देगा, यहां राष्ट्रपति शासन लगा देगा, और उसका मुखिया कौन होगा, उसका देखरेख कौन करेगा, राज्यपाल। कौन करेगा? तो केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी का काम कौन करता है, राज्यपाल। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, लीजिए। कहता है कि हिमालय पर्वत श्रेणी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, रोहतांग, बुर्जिल, काराकोरम, जोजिला। बताइए कौन? इसमें कितना लोग काराकोरम लगाए, बताइए, हाथ उठाइए। बहुत अच्छा, अति सुंदर, लेकिन होगा रोहतांग दर्रा। कौन दर्रा? अब बताइए रोहतांग दर्रा कहां है, कहां? तो याद रखेंगे इस ऑप्शन में कौन, रोहतांग। रोहतांग दर्रा कहां है, हिमाचल में। बुर्जिल दर्रा कहां है? अब देखो लड़का की किया होगा, देखो हमरा सुनो, देखो लड़कवा की गलती किया होगा, हमको टाइम नहीं दिया गया, हमको 5 बजे खाली करना होता है, बात समझे। हाँ देखिए, काराकोरम दर्रा यहां पर है, उसके बाद बुर्जिल दर्रा यहां पर है, जो याद रखिएगा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, और काराकोरम के बाद बुर्जिल हो गया। रोहतांग दर्रा देखिए यहां पर है, रोहतांग दर्रा। कौन दर्रा? कौन? रोहतांग। याद रखेंगे मंडी को लेह से जोड़ता है। और जोजिला दर्रा, कौन दर्रा? जोजिला दर्रा यहां पर है,
और ये दर्रा याद रखिएगा, गौर कीजिएगा, ये दर्रा जोजिला जो आपका है, ये दर्रा लद्दाख में है। कहां पर है? अब याद रखेंगे ये तीनों दर्रा, काराकोरम, बुर्जिल और जोजिला, ये सारे के सारे दर्रा याद रखेगा किसके हैं? ट्रांस हिमालय के भाग है। जबकि रोहतांग दर्रा जो है ना, ये ग्रेट हिमालय के लोकेशन में पड़ता है और औसतन ऊंचाई सबसे ज्यादा किसका है? ग्रेट हिमालय का। इसलिए का आंसर क्या होगा? रोहतांग। जबकि बुर्जिल दर्रा कहां पड़ता है बताइए? लद्दाख। कहां? अब बताइए काराकोरम कहां पड़ता है? लद्दाख। जोजिला कहां पड़ता है? लद्दाख। जोजिला कहां पड़ता है? लद्दाख। तो बताइए जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, बताइए काराकोरम, 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 बताइए बुर्जिल दर्रा कहां है? बुर्जिल, 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 रोहतांग दर्रा, रोहतांग। क्लियर? आगे पोंग बांध किस नदी पर बता दीजिए? किस पर? कौन? पोंग। कौन? बताइए थीन बांध किस पर है? थीन बांध। बताइए आपका तुलबुल परियोजना किस पर है? तुलबुल। तो तुलबुल परियोजना किस पर है? अच्छा बताइए नाथपा झाकरी कौन सा? तो नाथपा झाकरी किस पर है? सतलज पर। किस पर है? कौन सा? नाथपा झाकरी कौन सा? तो नाथपा झाकरी किस पर है? सतलज। और पोंग बांध किस पर है? ब्यास। थीन बांध किस पर है? और तुलबुल किस पर है? तुलबुल, तुलबुल। क्लियर? आगे नर्मदा और ताप्ती नदी घिरा हुआ किससे? विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, राजमहल पर्वत, अरावली। बताइए। कई बार सबको पढ़ाए गए कि नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा एक तरफ ये ऊपर से नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और नर्मदा के ठीक याद रखेंगे ये पर्वत है सतपुड़ा। कौन? सतपुड़ा। और सतपुड़ा के दक्षिण बैतूल से निकलती एक नदी ताप्ती। कौन? तो याद रखिएगा कि ताप्ती और नर्मदा के बीच एक पर्वत है। कौन? सतपुड़ा। कौन? और सतपुड़ा याद रखेंगे एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। कैसे पर्वत का? कौन सा? और ये मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर है? जबकि विंध्याचल पर्वत भी कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। कहां? और अगर पूछ दे कि उत्तर भारत को, कौन भारत को? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कौन करता है? कौन? कौन? तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कौन करेगा? कौन? कौन? जबकि राजमहल की पहाड़ी है झारखंड। कहां? तो झारखंड में कौन पहाड़ी है? कौन? चलिए अरावली कहां पड़ता है? राजस्थान। कहां? और इसी अरावली पर एक जगह है माउंट आबू। कौन सा? तो माउंट आबू का संबंध कहां से है? कहां से? किसका? माउंट आबू। किसका? और अरावली की चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। कौन शिखर? कौन शिखर? केकर। केकर। कौन शिखर? कौन शिखर? केकर। केकर। माउंट आबू किस पहाड़ी पर है? किस पर? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन है? दो नदी के बीच में कौन? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कौन करेगा? कौन? कौन? विंध्याचल। कौन? क्लियर? आगे पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम, एल्युमिनियम, लोहा, पोटेशियम। कौन? कंफर्म है? क्यों? क्योंकि पृथ्वी के भूपट्टी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, क्या? ऑक्सीजन। ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन। कौन सा? सिलिकॉन। कौन सा? और सिलिकॉन के बाद याद रखेंगे एल्यूमिनियम। कौन सा? एल्यूमिनियम। क्या चीज भाई? एल्युमिनियम। तो चूंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है और सिलिकॉन नहीं है तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। कौन सा?
क्योंकि याद रखेंगे भूपट्टी, क्या भूपट्टी को याद रखेंगे क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सियाल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो भूपट्टी को क्या कहते हैं? सियाल। क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो याद रखेंगे सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है। सिलिकॉन और किसका? सिलिकॉन और, तो बताइए मेटल है दोनों की नहीं है? अरे मेटल है कि नहीं है? लेकिन ये एक नॉन मेटल है और ये क्या है? मेटल। दोनों याद रखेंगे अयस्क है, लेकिन एक नॉन मेटल है और एक क्या है? मेटल। इस लेकर सिलिका और एल्युमिनियम का सियाल अर्थात भूपट्टी ऊपरी परत क्रस्ट बना होता है, लेकिन प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। तो भूपट्टी दो याद रखेंगे, दो अयस्क से मिलकर बना होता है, सिलिकॉन और कौन? एल्युमिनियम। नेक्स्ट सवाल, चलिए ये भी सवाल ले लीजिए, देख लीजिए क्या है। कहता है जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? कौन कौन कंफर्म है? देख लीजिए थोड़ा सा इजराइल का हम नक्शा हम थोड़ा सा आपको बना देते हैं, है ना। यही इजराइल है। इजराइल के पास ये ले लीजिए, ये आपका एक सागर है, मृत सागर। कौन सागर? मृत सागर। और यहीं पर है एक देश जॉर्डन। कौन सा? जॉर्डन। जॉर्डन के बाद इस एरिया में इजराइल की सीमा लगती है सीरिया से। किससे? सीरिया। यहां पर उसकी सीमा लगती है लेबनान से। कहां से? लेबनान से। और ये वाला एरिया उसका है वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन। याद रखेगा वेस्ट बैंक, जिसे फिलिस्तीन भी कहते हैं। और ये लीजिए यहां पर जो आप देख रहे हैं ना, ये मिस्र का सीमा बनता है। मिस्र का नीचे थोड़ा सा भी नहीं कह सकते हैं, सऊदीया यहां पर है, सऊदी अरब। और ये है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और यहीं पर उसका एक सबसे बड़ा शहर है तेल अवीव, सबसे बड़ा इजराइल का शहर तेल अवीव। और ये लीजिए यहां पर देख लीजिए, ये जो फिलिस्तीन वेस्ट बैंक देख रहे हैं, यहीं पर है जेरूशलेम। अल अक्सा मस्जिद को लेकर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में है। अब देखिए ये गाजा है, और गाजा अगर है तो अब क्या है कि यहां पर पूरा का पूरा, पहले लगभग क्षेत्र याद रखेंगे फिलिस्तीन का है, बम मार के एकदम कब्जा कर लिया पूरा एरिया। अब थोड़ा सा यहां बचा हुआ है, 2 कट्ठा जमीन इन्हें दे दिया, 1.5 कट्ठा इन्हें दे दिया। अब फिलिस्तीन थोड़ा सा इधर है और थोड़ा सा इधर है, एकरा से एकरा बात होता है, नेकरा एकरा बात हो पाता है। अब क्या किया है, अगला प्लान इजराइल का है कि 11 लाख लोग को ये उत्तरी फिलिस्तीन से हटने के लिए कह दिया है कि तू लोग हट, अब फिर एकरा हम कब्जा देंगे। यहां पर हमास को कहा कि नीचे जाओ, है ना। लोग को 11 लाख लोग पलायन हुए यहां पर। यही फलस्तीन क्या किया है कि 5000 मिसाइल मार दिया, है ना, जैसे गांव में अभी बिड़िया पड़ाका मार देता है दिवाली में। जिस कारण याद रखेंगे इसका जो एंटी डोम्स डिफेंस सिस्टम मिसाइल पकड़िए नहीं पाया। अब इजराइल जो है 1 लाख सेना को यहां केवल तैनात किया है। मतलब मान लीजिए पटना इतना इजराइल है, बात समझ गए ना, थोड़ा सा बड़ा 2-3 जिला, और पूरा 1 लाख सेना यहां लगा दिया। कहां? गाजा। अब बोला एकदम खाली करो, पूरा स्थिति खराब। तो याद रखिएगा मृत सागर, याद रखेंगे जॉर्डन इजराइल फिलिस्तीन की सीमा पर है, लेकिन 2 देश है तो याद रखिएगा मृत सागर। क्लियर? आगे तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर कौन है? मृत सागर, जिसे डेथ सी कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन है? कैस्पियन सागर। कौन? तो दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन? कौन? कैस्पियन सागर, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है वायु प्रवाह के बीच पर्वत आ जाने से वर्षा होती है, उससे क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा। कौन वर्षा? जब बादल मानसून आ जाएगा तो मानसून याद रखेंगे पर्वत से टकराएगा, पर्वत से ऊपर जाएगा, संघनन होगा, वर्षा होगा, जिसे पर्वतीय वर्षा कहेंगे। जबकि चक्रवाती वर्षा तटीय क्षेत्र में होती है, और संवहनीय वर्षा होती है विषुवत रेखा पर। किस रेखा पर? तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या कौन वर्षा होगा? संवहनीय वर्षा। कौन वर्षा?
जबकि याद रखेंगे वायु प्रवाह के कारण पर्वत से रुक जाने के बाद कौन वर्षा होगा? पर्वतीय वर्षा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल, सेल भारतीय इस्पात प्राधिकरण कारखाना कर्नाटक में कहां पर है? कहता है बेंगलुरु, भद्रावती, बेलगांव, हुबली, बताइए कहां है? तो सेल जो है वो है कहां पर? भद्रावती, जिसे भद्रावती विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट भी कहते हैं। भद्रावती विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट। तो भद्रावती कहां पड़ता है? कर्नाटक। कहां पड़ता है? कौन सा? भद्रावती। कौन सा? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ये लीजिए। कहता है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? बताइए। ये किया गया था 1969। कब किया गया था? किसका? ग्रामीण विद्युतीकरण। कौन विद्युतीकरण? गांव में, याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक पहुंचाना। ये शुरुआत की गई थी कब? 1900 तब से लेकर अभी तक चल रहा है। चल रहा है ना? और तो लगभग गांव में पहुंच गया है ये, क्योंकि बिहार सरकार का ये 7 निश्चय योजना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक लक्ष्य था, हर घर नली, नल जल और पूरे ग्रामीण क्षेत्र का विद्युतीकरण। तो आप इस 7 निश्चय योजना याद रखेंगे माननीय मुख्यमंत्री का था। तो अब ऐसा कोई गांव बचा जहां बिजली नहीं पहुंचा है? कोई ऐसा गांव हाथ उठाओ लड़का बिहार वाला? नहीं। अगर नहीं पहुंचा होगा तो ये जान लीजिए कि उस गांव में दबंगई बड़े जोर पर चल रहा है, लेकिन वो भी जमाना खत्म हो गया। इस लेकर अगर हाथ उठा देता ना तो समझ लो धरती पर का सबसे खराब गांव अभी था, जहां की वर्चस्व को लड़ाई के लेकर 2 लोग और सरकार इसमें नाकाम रहता। इससे हम साफ अभी घोषित कर देते कि बिहार में अभी भी कानून व्यवस्था, अगर कोई हाथ उठाता कि मेरे गांव में बिजली नहीं है तो इससे साफ स्पष्ट हो जाता कि अभी भी बिहार में कानून व्यवस्था नहीं है। क्योंकि विद्युत ट्रांसफॉर्मर लगवाने से जब भी कोई रोकेगा तो वो गांव का दबंग रोकेगा। इस लेकर जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर गांव का सब गरीब मिल जाएगा तो किसी गांव का कोई भी बड़ा जो होता है, रजवाड़ा होता है, जो राजा व्यक्ति होता है, वो नहीं रोक सकता। इस लेकर चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल, हमारो गांव में आया 2019 में, हाँ, 2 एकदम दोनों तरफ से, एगो सम्मान के था, वो कहता था यहां तो कभी गड़ैयल नहीं देंगे ट्रांसफार्मर, तो एगो कहता था जब तू यहां नहीं देगा तो यहां हम कहीं दे देंगे, है ना। तो पूरा हुआ, इतना हुआ कि समझो 11 में जो ट्रांसफार्मर आया, बेचारा बिजली के लिए जो है 19 तक वो ललायित रहा। अंत जब हो गया, जब गांव वाला देख लिया कि एकदम स्थिति खराब हो गया ये तब सब मिल के कहा अब ये दोनों के जो है ना समझाना पड़ेगा, है ना। और तब कहा कि देख, तो कह रहा है एजा नहीं गड़ाएगा, ये कह रहा है एजा नहीं गड़ाएगा, बीच में गड़ाएगा, दोनों के आना है तो आ लेना। अब सब गांव वाला सब जुट गया, बोला दोनों आ जाओ, ओकर बाद हिसाब होगा। वो अपने घर में रह गया, ये अपने घर में रह गया, मामला डन हो गया। अभी ठीक है ठाक हमरो गांव में बिजली दे रहा है ना। चलो हम तो बहुत दिन के बाद इस बार हो सकता हम जाएंगे तो देखेंगे क्या क्या स्थिति हालात है ना, कितना देर लाइट रहता है। लेकिन सुनते हैं कि बढ़िया देर रहता है ना। हाँ, गांव में भी ठीके दे रहा है। जमुई से कोई लौंडा है? हाथ उठाओ तो। इतना लोग जमुई से है। सिकंदरा से कितना लोग है? चल ठीक है, ये हम बहुत खुशी की बात है कि इतने 300 लड़के में एगो सिकंदरा से है, 4 गो जमुई से है। कोई कोई बीच में तो सीधे नए है। हम सोचते हैं कोई होगा तो नए है, सीधे नए। हम सोचते कुल कहाँ जाता है, इंडोनेशिया पढ़ेल के, है ना। ये पश्चिम चंपारण कह देते, मोतिहारी, सब हाथ उठा के आ जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में यही ना 18 आगे बढ़ गए क्या? 18, 1 मिनट रुकना रे भाई, लीजिए ये ले लीजिए। कहता भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास का आधार कैसे व्यक्त किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय। क्या? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास का आधार प्रति व्यक्ति आय माना जाएगा ना।
याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ये लीजिए। कहता है हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला है? शिव शंकरी को। किसे? कौन सम्मान? कब का? 2000। किसे दिया गया है? शिव शंकरी को। किसे दिया गया है? बहुत अच्छी बात। और ये ले लीजिए आप, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 कब मनाया गया? बताइए। 13, याद रखिएगा 13 अक्टूबर को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 13 अक्टूबर को। चलिए, आज तो हो गया मंगल बुध बृहस्पति, 3 दिन और चलेगा अभी। बढ़िए नहीं रहा सर। आठे वो सही होता है, 9 आठे।